चलिए हमने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा लेक्चर। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही बारे में, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम होगा। इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर पहला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिला और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिला, आप जाकर देख लीजिए, जिससे आपको रेगुलर समझ में आता रहे। अगर आप शुरुआत से लेक्चर देखते हैं तो हर एक लेक्चर देखने पर यह बेनिफिट होता है कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आता है, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाती है। स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं प्रेस किए हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोग भी हम लोगों के विवेक मिश्रा स्टडी चैनल के एक फैमिली मेंबर बन सके। एंड आपका एक कर्तव्य है, आप इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको इसकी तरह बनना है। ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से समझिए कि आपको इसकी तरह बनना है कि अपने एक दोस्त को, कम से कम एक दोस्त को या दो दोस्त को साथ शेयर करना है, जिससे उनको भी पता चल सके और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, उनका भी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग जाइए, अगर जितने भी लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं देखें वो फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, जिससे आप लोगों को हर एक पॉइंट क्लियर हो सके। नाउ लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ए टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, तो आप लोग फटाफट से हेडिंग लगा लेंगे। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के कितने प्रकार होते हैं? स्पेक्ट्रम के दो प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन के भी दो प्रकार हैं, एब्जॉर्प्शन के भी दो प्रकार। इमिशन के दो प्रकार होते हैं, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, एंड एब्जॉर्प्शन के भी दो प्रकार होते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। एंड कंटिन्यूअस का कोई भी प्रकार नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस भी दो प्रकार के होते हैं, बैंड एंड लीनियर। इतना सबको समझ में आया? ये चीजें समझ में आई। स्पेक्ट्रा जो होता है दो प्रकार का होता है, इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन भी दो प्रकार का होता है, एब्जॉर्प्शन भी दो प्रकार का होता है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के प्रकार नहीं होते, डिसकंटिन्यूअस दो प्रकार का होता है, लीनियर एंड बैंड। क्लियर? सबको समझ में आया कि नहीं आया? स्पेक्ट्रम समझ में आया? इमिशन स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, उसे हम जिस भी स्पेक्ट्रा में इलेक्ट्रॉनों का इमिशन हो, इमिट हो इलेक्ट्रॉन, वो हमारे इमिशन स्पेक्ट्रा कहे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहे जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस आप ऑलरेडी समझते हो। कंटिन्यूअस मतलब निरंतर एंड डिसकंटिन्यूअस मतलब वैरी करते रहे। उनकी इमिशन होने की जो प्रक्रिया है वो अगर वैरी करे तो वो डिसकंटिन्यूअस में आएंगे। वैसे एब्जॉर्प्शन में भी अगर वो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो वो हमारे कंटिन्यूअस में आएंगे। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है वो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं तो वो हमारे डिसकंटिन्यूअस में आएंगे। लेकिन बात आती है लीनियर एंड बैंड किसे बोलेंगे, लीनियर स्पेक्ट्रा एंड बैंड स्पेक्ट्रा किसे कहेंगे, उसके बारे में जानने के लिए आप हेडिंग लगा लेंगे लीनियर स्पेक्ट्रा किसे कहेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग जो आप लोग डालेंगे लीनियर स्पेक्ट्रा, हेडिंग लगा लेंगे लीनियर स्पेक्ट्रा। लीनियर स्पेक्ट्रा, लीनियर स्पेक्ट्रा किसे कहेंगे वो चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको हर एक पॉइंट में समझा दूंगा, डोंट वरी। लीनियर स्पेक्ट्रा को हम बोलेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसका दूसरा नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लीनियर स्पेक्ट्रा का दूसरा नाम है हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखेंगे क्या? व्हेन एनी एलिमेंट, लिखेंगे व्हेन एनी एलिमेंट चेंज इन वेपर स्टेट, जब कोई भी एलिमेंट वेपर स्टेट में चेंज होता है बाय गिविंग एक्सटर्नल एनर्जी, बाय गिविंग एक्सटर्नल एनर्जी इट इमिट ऑफ, लिखेंगे इट इमिट ऑफ, ये इमिट करता है, इमिट ऑफ ब्राइट थिक एंड स्पेसिफिक कलर स्पेक्ट्रम, स्पेसिफिक कलर स्पेक्ट्रम।
ठीक, स्पेसिफिक कलर स्पेक्ट्रम। दिस स्पेक्ट्रम आल्सो नोन एज लीनियर स्पेक्ट्रम, कॉल्ड लीनियर स्पेक्ट्रम। इसका मतलब समझो, इसके कहने का मतलब समझो। कहा जा रहा है व्हेन एनी एलिमेंट चेंज इन वेपर स्टेट, जब कोई एलिमेंट हमारा वेपर स्टेट में चेंज होता है। वेपर स्टेट मतलब गैसियस स्टेट में, जब कोई भी एलिमेंट हमारा गैसियस स्टेट में चेंज होता है। और चेंज कब होगा? जब हम उसे एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, मतलब जब हम किसी भी एलिमेंट को एक्सटर्नल एनर्जी दे करके उसे वेपर स्टेट में ले जाते हैं तो वो ब्राइट लाइट इमिट करता है। वो इमिट करता है, इट इमिट, कहा जा रहा है इट इमिट ब्राइट थिक एंड स्पेसिफिक कलर स्पेक्ट्रम। वो ब्राइट स्पेक्ट्रम को इमिट करता है, थिक मोटा मतलब चौड़ा स्पेक्ट्रम को इमिट करता है, और एक स्पेसिफिक कलर के स्पेक्ट्रम को इमिट करता है, जिसे हम लीनियर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। याद रखना, जैसे जितने भी आप एलिमेंट लोगे सबके लिए जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। याद रखना, सबके लिए जो होता है कलर वो अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात कर लें E.G, फॉर एग्जांपल के लिए बात कर लें, अगर हम बात करें सोडियम एटम की, बात करें हम सोडियम की, अगर हम सोडियम को ले जाते हैं वेपर स्टेट में, सोडियम को हम ले जाते हैं वेपर स्टेट में, तो देखेंगे यहाँ पर ये 5890 एंगस्ट्राम से आपका 5896 एंगस्ट्राम के बीच में येलो कलर शो करता है। याद रखिएगा, मतलब अगर हम किसी भी सोडियम एलिमेंट को हीट करते हैं या एनर्जी देते हैं, उसे हम गैसियस स्टेट में ले गए। गैसियस स्टेट में अगर वो 5890 मतलब 5890 एंगस्ट्राम से 5896 एंगस्ट्राम के बीच में अगर उसका वेवलेंथ वेरी कर रहा है तो वो येलो कलर शो करता है। तो वेवलेंथ अलग, जैसे आप यहीं पर सोडियम के बजाय एल्युमिनियम ले लिए होते, कोई अन्य चाहे जो भी एलिमेंट ले लिए होते, तो वो वहां पर अलग कलर शो करता। ये चीज हमारे कहने का मतलब है, मतलब जितने भी एलिमेंट हो वो अलग अलग कलर, स्पेसिफिक कलर शो करते हैं। ये चीज। दूसरी हेडिंग हमारी क्या आती है? बैंड स्पेक्ट्रा। अगली हेडिंग जो लगाएंगे बैंड स्पेक्ट्रा। बैंड स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा किसे कहेंगे? ये चीज बताओ, बैंड स्पेक्ट्रा किसे कहेंगे? बताओ, बैंड स्पेक्ट्रा किसे बोलेंगे? बैंड स्पेक्ट्रा कहते किसे, समझना। कहा जा रहा है द कलेक्शन ऑफ लीनियर स्पेक्ट्रा, द कलेक्शन ऑफ लीनियर स्पेक्ट्रा इज आल्सो नोन एज, या आर आल्सो नोन एज, आल्सो known as बैंड स्पेक्ट्रा। मतलब सिंपल समझो कि जब हम किसी भी एलिमेंट को वेपर स्टेट में ले जाते हैं स्पेसिफिक हीट को दे करके, तो वो जो हमारा एलिमेंट है वो अलग अलग स्पेसिफिक कलर शो करता है, और वो हमारा लीनियर स्पेक्ट्रा कहा जाता है। तो वो हमारा स्पेक्ट्रा जो शो करा है वो हमारा लीनियर स्पेक्ट्रा कहा जाएगा, और उसी लीनियर स्पेक्ट्रा का कलेक्शन हमारा बैंड स्पेक्ट्रा कहा जाता है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया। सब लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेक ए स्क्रीनशॉट, ले लिए, बहुत अच्छे। आगे बढ़ा जाए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, याद रखना मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम चर्चा करें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कहते किसे हैं, तो वहां पर ध्यान देंगे कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि द मॉलिक्यूलर फोर्स इज दैट एरिया, याद करिएगा, द मॉलिक्यूलर फोर्स इज दैट एरिया ऑफ स्टडी विच डिस्क्राइब द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। मतलब कहा जा रहा है कि हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ये है कि हम इस मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच में इंटरेक्शन को समझते हैं। बस अगर आपको कह दिया जाए कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एग्जैक्टली में है क्या, व्हाट इज ए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आप कहोगे क्या? हम जो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो सिंपल सा तरीका आप ये समझो, इसमें हम पढ़ते हैं इंटरेक्शन बिटवीन
इंटरेक्शन बिटवीन किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर के बीच में, मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब समझो कि हम अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो हम सिंपल सा यही शब्द में बोलेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इंटरेक्शन बिटवीन किसके किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में ही हम इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। ये चीज याद हुआ, बहुत अच्छे। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सच स्टडी आर नोन एज स्पेक्ट्रोमीटर। मतलब इस स्टडी में इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के इंटरेक्शन को पढ़ने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोमीटर, दैट्स नोन एज स्पेक्ट्रोमीटर। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि हम इस मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं। याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच में इंटरेक्शन को पढ़ते हैं, और इस इंटरेक्शन को पढ़ने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट या जानने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है वो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? आगे चला जाए, क्लियर होता है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब कैसे ये उत्पन्न हुआ। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा तो समझ में आता है, ये उत्पन्न कैसे हुआ इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, सब लोग हिंट डालेंगे, ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। क्लियर? चलो यहां पर देखेंगे, द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर बिसाइड ट्रांजिशनल एंड न्यूक्लियर एनर्जी इज मेड अप ऑफ। मतलब यहां पर कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी को छोड़ करके, यह देखो, द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिसाइड, बिसाइड मतलब के बजाय, ट्रांसलेशनल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ट्रांसलेशनल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी इसमें नहीं आती। मतलब अगर हम बात करें तो यहां पर आप ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आप नहीं पढ़ोगे। ट्रांसलेशनल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी को छोड़ करके इन तीनों एनर्जी से हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा बना, यही हम कह सकते हैं। मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी। मतलब किसी भी स्पेक्ट्रा को या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को बनने के लिए आपकी तीन एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, दूसरा आपका वाइब्रेशनल एनर्जी, तीसरा आपका रोटेशनल एनर्जी। समझो इसको, किसी भी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को बनने के लिए तीन एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। याद हुआ? इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। दो ऐसी एनर्जी हैं जिसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कि हमारी है न्यूक्लियर एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी। मतलब किसी भी इस मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को बनने के लिए तीन एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और दो की आवश्यकता नहीं पड़ती। फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, दूसरा हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी, तीसरा हमारा रोटेशनल एनर्जी। और ये जो दोनों एनर्जी हैं जिसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती, उसमें से एक ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड दूसरी हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। यहां तक सबको क्लियर होता है? सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ, यहां तक क्लियर है? आगे चला जाए, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। हम बारी बारी से हर एक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को बनाएंगे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को बनाएंगे, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी पढ़ेंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी पढ़ेंगे और रोटेशनल एनर्जी पढ़ेंगे। तीनों एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहते किसे हैं, इसमें हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। हम लोग आगे चलते हैं, हेडिंग लगा लेंगे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। Now, this is the energy associated with motion of electron in the molecule. यहां पर कहा क्या जा रहा है, हर एक पॉइंट समझना।
ये ऐसी एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो भी एनर्जी मिलती है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहलाती है। सिंपल शब्दों में, कोई मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से जो एनर्जी मिलती है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहलाएगी। ये आपको फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है और उसके किनारे किनारे हमारे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं, या देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसे किनारे किनारे दौड़ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे दौड़ रहा है। ये तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। क्या ये बात भूल जाओगे आप या याद करने की आवश्यकता है? नहीं, ये सिर्फ समझने की आवश्यकता है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी किसे कहेंगे। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों के मोशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी एसोसिएट होती है दैट्स नोन एज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया? नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के बाद हमने पढ़ा था वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी किसे कहते हैं? वाइब्रेशनल से सिंपल आप क्या समझ पा रहे हो? वाइब्रेशनल मतलब वाइब्रेट करना, कंपन करना। देखो, कंपन करना भी एक प्रकार का ओसिलेशन ही है। अगर मैं आपको समझाऊं, कंपन करना एक प्रकार का आपका ओसिलेशन है। अब कहोगे ये कैसे ओसिलेशन? घड़ी का पेंडुलम देखे हो, एक स्थान पे फिक्स होकर के कैसे घूमता है घड़ी का पेंडुलम। आप लोग झूला खूब झूलते हो ना, झूला खूब झूलते हो। झूला कैसे मूव करता है? ओसिलेट करता है, एक एक्सिस पे रुका होता है एंड किनारे किनारे वो मूव करता रहता है और अपने मेन पोजीशन के बार बार वो रिवाइज करता है। याद रखना, ओसिलेशन का मतलब क्या है कि किसी एक एक्सिस पे रुका होना एंड किनारे की चीजें झूलना, और ये जो बीच का जो मेन पोजीशन है उसके इधर इधर उतना ही डिस्टेंस मूव करना, दैट्स कॉल्ड ओसिलेशन। क्या आप लोग हमारे बात से सहमत हैं? क्लियर है यहां तक? झूला कैसे झूलता है? बीच में जो आपकी मेन पोजीशन होती है इधर जाता है फिर इधर आता है, जितना डिस्प्लेस इधर हुआ उतना ही डिस्प्लेस इधर भी होता है। क्लियर है? उतना ही डिस्प्लेस इधर भी होता है। तो ये हमारा ओसिलेशन का प्रोसेस है और यही प्रोसेस हमारा वाइब्रेशन में भी होता है। आप क्या करो, आप एक स्टिक ले लो, लोहे की स्टिक ले लो और उसको आप एक तरफ से खींच के छोड़ दो। वो भी क्या करता है, लोहे की स्टिक ऐसे मेन पोजीशन पे, आप उसे खींच के छोड़ोगे तो वो कुछ ऐसे ऐसे करेगा। लेकिन ओसिलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो स्पीड ज्यादा होती है उसकी। वाइब्रेशन में देखो, ओसिलेशन में प्रक्रिया आप समझो, ओसिलेशन किसे कहते हैं? मेन पोजीशन के चार मतलब इधर उधर दोनों तरफ एक ही समान डिस्प्लेसमेंट उसका होना ही ओसिलेशन कहलाता है। एंड ओसिलेशन की प्रक्रिया अगर स्पीड में हो, तेजी से ओसिलेशन हो, वो हमारा वाइब्रेशन कहलाता है। क्लियर है? सबको समझ में आया? तो वैसे ही यहां पर एटम्स में भी वाइब्रेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ नॉर्मली वाइब्रेशन होता है, ये एटम्स में भी वाइब्रेशन होता है। ये चीज याद रखना, एटम्स में वाइब्रेशन होता है। जब एटम या इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल के चारों ओर मूव करता है तो उसमें सबसे पहले एक एनर्जी मूव एसोसिएट होती है जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहलाती है। दूसरी चीज, वो चलते वक्त रोटेशन भी होता है, उसमें वाइब्रेशन भी होता है, रोटेशन भी होता है एंड वाइब्रेशन भी होता है। तो वही चीज बताया जा रहा है, दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द वाइब्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इन द मॉलिक्यूल। एटम का मॉलिक्यूल में वाइब्रेट होने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारी कहलाती है वाइब्रेशनल एनर्जी। आप इधर देख पा रहे हो, ये देखो, ये देखो, ये कोई भी मॉलिक्यूल है हमारा, समझना ध्यान से, ये कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल, एंड इसमें देख रहे हैं जो एटम है, ये देख रहे हो ना, एटम है, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है, इनका वाइब्रेशन हो रहा है। तो इनके वाइब्रेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो एनर्जी एसोसिएट होगी, वो एनर्जी हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी कहलाती है। बातें क्लियर हुई? नेक्स्ट चर्चा करें। थर्ड जो एनर्जी हमारी आती है रोटेशनल एनर्जी। अब रोटेशनल एनर्जी से आप क्या समझते हो? एटम का रोटेशन भी होता है,
रोटेशन होने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारी रोटेशनल एनर्जी कहलाती है। आप अगर जानते हो, मैं आपको बता देना चाहूंगा, वैसे सब लोग ये जानते हो कि जब कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, याद रखना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है तो कैसे करती है, मैं यही पूछता हूं कैसे करती है। तो उसमें कुछ लॉजिक है। सबसे पहली चीज, अगर आप लोग केपलर का नियम पढ़ के आओ तो उसमें सूर्य के चारों ओर जो एनर्जी, जो हमारी पृथ्वी है वो परिक्रमा करती है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। सबसे पहली इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, और जो सूर्य होता है उसके एक किसी, क्योंकि इलिप्टिकल में दो फोकाई होते हैं, किसी भी सर्कल की बात करें तो उसमें एक फोकस होता है, इलिप्टिकल में दो फोकाई होता है, मतलब दो फोकस को फोकाई बोलते हैं। दो या दो से अधिक, मतलब बहुवचन को हम फोकाई बोलते हैं, मतलब प्लूरल फॉर्म को फोकाई कहते हैं। तो उसमें दो फोकाई होता है, वो किसी एक फोकस पर स्थित होता है सूर्य, और वो चारों ओर मूव करती है। तो वो कैसे कैसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में। दूसरी चीज, जब पृथ्वी मूव करती है सूर्य के चारों ओर, सबसे पहले तो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सूर्य को एक्सिस मानकर, ध्यान देना, मेरी बातें ध्यान से समझना, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो क्या करती है, सूर्य को एक्सिस मान के चारों ओर चक्कर लगाती है, फर्स्ट चीज। दूसरी, वो अपनी एक्सिस के अलोंग भी मूव करती है, अपनी एक्सिस के अलोंग भी मूव करती है। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, सबसे पहले तो वो न्यूक्लियस को सेंटर मान के मूव करते हैं, फर्स्ट चीज है। दूसरी चीज, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है तो वो अपनी एक्सिस के अलोंग भी मूव करता रहता है, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़े हो, हाई स्पिन लो स्पिन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, वहां पर प्लस हाफ माइनस हाफ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, वो यही कारण होता है, आप लोग जानते भी हो। तो वही चीज यहां पर बताया जा रहा है, दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये एनर्जी जो है मॉलिक्यूल के रोटेशन से मिलती है, रोटेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल के रोटेशन से मिलती है। तो एक बार मैं फिर से आपका रिवाइज करा देना चाहूंगा कि फर्स्ट जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वो किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से मिलती थी। दूसरी एनर्जी जो थी हमारी सेकेंड एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी, वो किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के वाइब्रेशन से मिलती थी। एंड थर्ड अगर हम बात करें तो ये एनर्जी हमारी किसी भी मॉलिक्यूल के रोटेशन से मिलती थी। यहां तक सबको समझ में आया? फटाफट से सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक ए स्क्रीनशॉट, क्लियर है? बहुत अच्छे। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी हो, किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी निकालनी हो तो क्या करेंगे ये बताओ। मॉलिक्यूल है उसकी टोटल एनर्जी निकालनी है, तो मॉलिक्यूल में पहली चीज तो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट्स होने से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आई, दूसरा हमारा एटम के वाइब्रेशन होने से वाइब्रेशनल एनर्जी आई, तीसरी मॉलिक्यूल के रोटेशन से आपकी रोटेशनल एनर्जी आई। तो तीनों एनर्जी को अगर हम ऐड कर देंगे टोटल एनर्जी मिलेगी। तो आप यहां पर लिखोगे ई टोटल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस में रोटेशनल एनर्जी। क्लियर, समझ में बात आई? चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले पढ़ने से पहले सब लोग फटाफट से सबसे पहले चैट सेक्शन में लिखो, क्या यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई? यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई? आगे चलना चाहिए या फिर रिवाइज करा दें? आगे चलें या रिवाइज कराएं? आगे चलें, बहुत अच्छे। तो यहां पर वैसे भी नॉर्मल चीजें हैं, कुछ भी आपको समझना नहीं है, सिंपल चीजें हैं कि आप समझे क्या। यहां पर सबसे पहले समझे कि आपका टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके बाद आपने समझा कि आपकी एनर्जी कितने प्रकार की, यहां पर कितने से हमारे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम बना, जिसमें आप रोटेशनल एनर्जी पढ़े, वाइब्रेशनल एनर्जी पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी पढ़े, सिंपल। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा भी तो हम पढ़े 3 एनर्जियों से बनता है। अब इसका क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से होता है, जैसे आप रोटेशनल एनर्जी पढ़े थे तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ोगे, वाइब्रेशनल एनर्जी पढ़े थे तो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ोगे, एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ोगे। मतलब यहां पर 3 स्पेक्ट्रा आप पढ़ने वाले हो, ध्यान दीजिएगा। आप यहां पर 3 स्पेक्ट्रा पढ़ोगे, कौन कौन से?
फर्स्ट हमारा होगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा, दूसरा वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा एंड तीसरा जो होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। बोलो यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक को सबको क्लियर है कि नहीं? सब लोग ये पहले बताओ, चैट सेक्शन में लिखो क्या यहां तक सबको क्लियर है? आगे चला जाए, बहुत अच्छे। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा आखिर होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे वाइब्रेशनल, और ये भी याद रखना रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे हम, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR मतलब इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में भी दो प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं, एक फार तीन होते हैं अगर देखा जाए, नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड। तो सब कुछ हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपका छूट जाए, हर एक पॉइंट समझाया जाएगा, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रा, हेडिंग डालेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा किसे कहेंगे ये पहले बताओ। रोटेशनल स्पेक्ट्रा ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में कहा क्या जा रहा है कि दीज स्पेक्ट्रा आर प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज ऑफ एनर्जी इन रोटेशनल क्वांटम लेवल विद इन ए वाइब्रेशनल लेवल। मतलब कहा जा रहा है कि ये जो स्पेक्ट्रा है ये प्रोड्यूस होता है किसके कारण? ड्यू टू चेंज इन एनर्जी इन रोटेशनल क्वांटम लेवल विद इन ए वाइब्रेशनल लेवल। मतलब रोटेशनल क्वांटम लेवल और वाइब्रेशनल लेवल के बीच में अगर एनर्जी का चेंज होता है तो वहां पर हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा बनता है। समझो इस बात को, कहा जा रहा है क्वांटम लेवल, रोटेशनल क्वांटम लेवल और वाइब्रेशनल लेवल के बीच में अगर हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी का चेंज हो रहा है, चेंज इन एनर्जी, तो हमारा क्या बनता है? रोटेशनल स्पेक्ट्रा बनता है। क्लियर? 10 प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा आर सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। इसलिए जो प्योर हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा होते हैं वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कहलाते हैं। जो प्योर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होंगे वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कहलाते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। रोटेशनल स्पेक्ट्रा इन्वॉल्व वेरी स्मॉल एनर्जी चेंज ऑफ ऑर्डर 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रोटेशनल स्पेक्ट्रा में बहुत छोटी एनर्जी 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इन्वॉल्व होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन इज गिवन बाय। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। नाउ फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका कैसे निकालना है, किस प्रकार से इसका क्या फार्मूला है, वो चीज़ हम बता रहे हैं। फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालते हैं तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? डेल्टा ई अपान एच, याद रखना, क्योंकि ई बराबर क्या होता है? एच न्यू। सिंस यहाँ पर लिखो, सिंस वी नो दैट ई इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चेंज इन एनर्जी, पढ़ रहे हैं तो क्या निकालेंगे? डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू। हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आप निकाल क्या रहे हो? फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो तो क्या निकालोगे? न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपान एच। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो यहाँ पर देखो डेल्टा ई की वैल्यू क्या दी जा रही है? चेंज इन एनर्जी 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें डेल्टा ई की वैल्यू, तो ये हमें दिया जा रहा है कि 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर हम चेंज करें 0.005, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम होता है, जूल होता है, सॉरी कूलम कर रहे हैं, जूल होता है, 19 जूल होता है, इतना याद रखना। एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। तो एक जूल में अगर हम अर्ग में इसे चेंज करें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप? 0.005 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, याद रखना, एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। तो 19 में 7 गया 12, बचे कितना? 0.005 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -12 अर्ग। तो यहाँ पर डेल्टा ई की जगह पर हम क्या लिखेंगे बताओ? डेल्टा ई जगह पर आप लिखोगे क्या? 0.005 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -12 अर्ग डिवाइड बाई एच की वैल्यू बोलो।
एच की वैल्यू जूल सेकेंड में, देखो यहाँ पर ध्यान देना, एच की वैल्यू भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एच की वैल्यू होती है आपकी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल होती है, जूल सेकेंड। लेकिन जब हम अर्ग में निकाल रहे हैं तो इसको भी अर्ग में लिखेंगे, तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग, 34 में 7 घटा दो कितना बचेगा 27, 10⁻⁻27 हो जाएगी। ये देखो 10⁻⁻27, 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, अर्ग से अर्ग कैंसिल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के पश्चात कितना आएगा 0.001212 इंटू 10⁻15 प्रति सेकेंड। ये आया न्यू की वैल्यू, ये आई हमारी न्यू की वैल्यू, नोट करो इतना, यही वैल्यू हमारी न्यू की। हमें निकालनी है लेमडा भी, फ्रीक्वेंसी तो आप निकाल लिया, हमें निकालनी है लेमडा। इसको पहले सब लोग नोट डाउन करो। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, स्क्रीनशॉट, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। न्यू की वैल्यू हम निकाल लिए, अब हम निकालेंगे लेमडा की वैल्यू। न्यू की वैल्यू याद रखना। चलो नाउ हम निकालेंगे लेमडा की वैल्यू। न्यू की वैल्यू हमें मिली क्या थी? न्यू की वैल्यू याद रखना मिली थी हमें 0.001212 इंटू 10⁻15, 10⁻15 प्रति सेकेंड। यही तो हमें वैल्यू मिली थी, यही तो हमें वैल्यू मिली थी। अब हम करेंगे क्या, समझना ध्यान से। अब हम करेंगे क्या, सिंपल चीज है कि आप अब इसे लेमडा की वैल्यू निकालोगे। लेमडा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? लेमडा की वैल्यू कैसे निकालते हो? तो लेमडा बराबर सी अपान न्यू होता है। सिंस लेमडा इक्वल टू सी अपान न्यू, सॉरी सी अपान न्यू, सी अपान न्यू, जहां पर सी क्या है? प्रकाश की चाल, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸। लेकिन यहां पर हम मीटर पर सेकेंड ना निकाल करके हम सेंटीमीटर पर सेकेंड निकालें। क्यों? क्योंकि आप सीजीएस पद्धति में निकाल रहे हो, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अर्ग क्या होता है सीजीएस पद्धति में, जूल क्या होता है एमकेएस पद्धति में, इसलिए आप यहां पर सेंटीमीटर निकालोगे तो यहां पर क्या लिखोगे? 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंस आप यहां पर देख लो c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर होता है, तो यहां पर क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई न्यू की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिला है 0.001212 इंटू 10⁻15 प्रति सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया एंड फाइनली हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें आगे जाए क्या 2475.25 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि 10 में से 15 घटाओगे तो -5 बचेगा, क्योंकि मैं 15 को ऊपर ले जाओगे, एंड सेंटीमीटर में बचेगा। इसे आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 247.5 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ऐसा लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, सॉरी 4 पॉइंट को इस साइड ले आ रहा हूँ, -4 सेंटीमीटर बचेगा, -4 सेंटीमीटर। इसे ऐसा भी लिख सकते हो ना, 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें क्या आएगा? 247.5 इंटू 10⁻, 1 सेंटीमीटर में 10⁻−2 मीटर होता है। 10⁻⁻4, 10⁻2, 10⁻6 मीटर, और 10⁻6 मीटर क्या बोलते हैं? 1 माइक्रोन। तो यहाँ पर लिखेंगे आपको लेमडा की वैल्यू बची 247.5 माइक्रोन, 247.5 माइक्रोन। नोट कर लो इसको। क्या यहां तक सबको समझ में आया? 247.5 माइक्रोन। टेक ए स्क्रीनशॉट। जितने भी लोग यहां पर बैठे हो लाइव क्लास में, सब लोग स्क्रीनशॉट लो और बताओ क्या यहां तक सबको समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो आगे बढ़ा जाए। बहुत अच्छे, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट, अब अगर हम आगे चर्चा करें वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा का, किसके बारे में? वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसमें देखेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहेंगे किसे, बहुत ध्यान से समझिएगा। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है? द सेपरेशन ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू रोटेशनल लेवल। भाई सिंपल चीज है, रोटेशनल लेवल से इसकी जो एनर्जी होती है वो ग्रेटर होती है, ज्यादा होती है। वहां पर 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं, यहाँ पर ज्यादा लेंगे। यहाँ पर देखो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया जा रहा है। जब इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी जो एनर्जी आती है करती है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये आप अपने दिमाग से मत लगाइए कहाँ से आया। अगर हम बात करें कि
इसके जस्ट पहले वाले हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा की, तो वहां पर 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती थी। अगर हम बात करें वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा की, तो यहाँ पर हमारा होगा 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए भी हम न्यू की वैल्यू निकालेंगे एंड लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम न्यू की वैल्यू निकालो। सबसे पहले न्यू की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले देखो डेल्टा ई अपान एच एज इट इज, जैसे अभी तो निकाल दिया डेल्टा ई अपान, क्योंकि ई इक्वल टू एच न्यू, कि चेंज इन एनर्जी है ना। डेल्टा ई की वैल्यू क्या है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 होता, लेकिन ये अर्ग में निकाल रहे हैं तो जस्ट इसके पहले जैसे हम निकाला 19 के बजाय 12 अर्ग डिवाइड बाई एच की वैल्यू क्या होती है 6.62 इंटू 10 रेज टू पावर -34 होता है, लेकिन अर्ग में निकालो कितना आएगा -27 अर्ग सेकेंड। अर्ग से अर्ग हमारा कैंसिल हुआ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के पश्चात हमारा आएगा 0.02424 इंटू 10 रेज टू पावर 15 प्रति सेकेंड। ये न्यू की वैल्यू हमारी आ गई, न्यू की वैल्यू। अब हमें निकालनी है लेमडा की वैल्यू। लेमडा की वैल्यू यहाँ पर निकालो। लेमडा के बराबर क्या होता है सी अपान न्यू, क्योंकि आप जानते हो न्यू बराबर सी अपान लेमडा, तो हम जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 ना होकर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। याद रखना, क्योंकि मीटर पर सेकेंड निकालते हो 10 घात 8 होता है, तो 1 मीटर में 10 घात 2 सेंटीमीटर, 8 प्लस 2 10 डिवाइड बाई न्यू की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 0.02424 इंटू 10 टू पावर 15 प्रति सेकेंड। सेकेंड से इधर सेकेंड भी कैंसिल हो गया, बचा क्या। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने के पश्चात आप 3 डिवाइड बाई 0.02424 करेंगे तो 123.76 123.76 गुणे 10 की घात -5 सेंटीमीटर बचता है। 10 घात -5 सेंटीमीटर बचता है। 10 घात -5, इसका ये मतलब है कि आप लिख सकते हो इसको, आप इसको लिख सकते हो 12.37 गुणे 10 की घात -4 सेंटीमीटर। 10 घात -4 सेंटीमीटर बोलते हैं 1 माइक्रोन, या बोलते 10 घात -6 मीटर को 1 माइक्रोन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लेमडा को 12.36 माइक्रोन। समझ में आया। अरे भाई 10 घात -4 सेंटीमीटर को या 10 घात -6 मीटर को, 1 सेंटीमीटर 10 घात -2 मीटर, 10 घात -4 10 घात -2 10 घात -6 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा एंड इसका वेवलेंथ कम, इसका वेवलेंथ कम, उसकी अपेक्षा इसका वेवलेंथ कम है। बताओ जल्दी, क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं। चलो, क्योंकि ये 123.76 गुणे 10 घात -5 है, वो कितना था 2475.25 गुणे 10 घात -5 सेंटीमीटर था। तो नेक्स्ट अब हम चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, यहाँ तक सबको क्लियर होता है कि नहीं, सबको यहाँ तक क्लियर होता है कि नहीं। लेमडा की वैल्यू एंड न्यू की वैल्यू यहाँ तक निकल आई। अब आगे हम चर्चा करते हैं लास्ट जो हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। लास्ट जो हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। लेकिन उससे पहले आपको हम एक नोट पॉइंट लिखाना चाहेंगे। नोट पॉइंट जो आपको तीनों स्पेक्ट्रा में लिखना है नोट पॉइंट। वो नोट पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले वाले में आप लिख लेंगे, थोड़ा सा आप लोग लिखिएगा वहाँ पर, हम वहाँ पर ध्यान नहीं दिए। रोटेशनल स्पेक्ट्रा में आपका प्योर स्पेक्ट्रा बनता था, तो यहाँ पर आप नोट पॉइंट लिख लेंगे, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा लिख लेंगे यहाँ पर, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। जहाँ तक आप लोग लिखे हैं वहाँ तक, मतलब लेमडा के बाद प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा appears in far infrared and microwave रीजन। ये फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रीजन के बीच में शो होता है, मतलब 10 घात 4 माइक्रॉन्स टू
10⁻² माइक्रोन रेंज में, मतलब इसकी रेंज जो होती है 10⁻⁴ माइक्रोन से 10⁻² माइक्रोन की रेंज में होती है रोटेशनल स्पेक्ट्रा की। एंड बात करेंगे अगर वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा की, तो इसकी जो रेंज होती है लिखेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा अपीयर्स इन द मिड ये जो शो होता है मिड इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में, जो कि हमारा है कौन सा रीजन, 10⁻² माइक्रोन टू 10⁻1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन सिर्फ आप लिख सकते हैं 1 माइक्रोन। 1 मिनट, इसकी जो रेंज होती है आपकी ये आती है कुछ मिड इंफ्रारेड में, मिड इंफ्रारेड रीजन में, जिसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻² माइक्रोन टू 1 माइक्रोन के बीच तक ये इसमें शो होता है। मतलब वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा 10⁻² माइक्रोन टू 1 माइक्रोन के बीच में, वो 10⁻4 माइक्रोन टू 10⁻² माइक्रोन के बीच में शो हो रहा था। एंड फाइनली जो लास्ट हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए पहले न्यू की वैल्यू निकाल लें, मतलब फ्रिक्वेंसी निकाल लें, एंड हम वेवलेंथ निकाल लें। आफ्टर इट हम देखेंगे ये किसके बीच में शो होता है। तो इसके लिए बताएंगे कि इसके लिए जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि हमारी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती थी। कितनी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देख पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि हमारी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये फार इंफ्रारेड रीजन है। देखो द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल आर फार अपार्ट, hence a change in electronic state is associated with a larger difference in energy of order 5 electron volt। ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखाता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The wavelength of special line produced from electronic transition is given by, मतलब वही वेवलेंथ और न्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंपल सा आप ध्यान देंगे, सिंपल सा क्या करेंगे आप देखिएगा ध्यान से। हम यहाँ पर बताएंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे लेमडा की वैल्यू, ऐसे डायरेक्ट निकालने आपको हो तो हम न्यू की वैल्यू निकालने के बाद लेमडा निकालें, चाहे न्यू की वैल्यू निकालते ही आप लेमडा की वैल्यू निकाल दो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ डायरेक्ट भी ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि जानना आपको दोनों इंपॉर्टेंट है। आप दोनों जानो, चाहे जैसे निकालो, जैसे लेमडा की वैल्यू निकालेंगे वहाँ पर न्यू की वैल्यू रख देंगे, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। या न्यू की वैल्यू निकालो उसके बाद लेमडा में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेमडा की वैल्यू कितनी होती है? C/न्यू, यही तो जानते थे। एंड C/न्यू बराबर क्या होता है बताओ? डेल्टा E/H, डेल्टा E/H। एच ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? HC/डेल्टा E। तो यहाँ पर H की वैल्यू कितनी है बताओ? H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, इंटू C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाई डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻12 अर्ग में बता रहे हैं, जूल में नहीं, अर्ग में। तो इसको जब हम फाइनली हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है? 6.6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा लेमडा इज इक्वल टू, ये आएगा हमारा 19.86 इंटू 10⁻27 से 10⁻10 जाएगा, 10⁻17 बच जाएगा, डिवाइड बाई 5 इंटू 1.6 करेंगे तो कितना बचेगा? 16×5 = 8 गुणे 10⁻12। तो 19.86 में से 8 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2.48 इंटू 10⁻17 में से 12 गया, 17 में से 12 गया -5, क्योंकि -17 था। एंड ये फाइनली हमारा आ जाएगा 0.248 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो या फिर हम 10⁻⁻4 सेंटीमीटर को 1 माइक्रोन लिखते हैं, 0.248 माइक्रोन लेमडा की वैल्यू ये मिली। नोट कर लीजिए लेमडा की वैल्यू। ऐसे आप न्यू की वैल्यू चाहते थे डेल्टा E/H करके आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा। समझ में आया? और ये जो मिलता है ये हमारा मिलता है विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन में। ये जो हमारा मिलता है ये विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलता है, याद रखिएगा। ये जो हमारा मिलता है विजिबल एंड मतलब विजिबल और अल्ट्रावायलेट के बीच में मिलता है, अल्ट्रावायलेट रीजन के बीच में मिलता है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 माइक्रोन टू 0.1 माइक्रोन। सो नोट डाउन करो फटाफट से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया?
समझ में आया? एक बार मैं फिर से आपको ये डाउट्स क्लियर कर देना चाहूँगा कि अगर हम बात करें फर्स्ट जो कि हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा कौन से रीजन में मिलता है, हम एक ही जगह पर लिख दे रहे हैं, ये देखो एक ही जगह पर रोटेशनल स्पेक्ट्रा आपका मिलता है फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रीजन के बीच में, फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बीच में। फार इंफ्रारेड एक बार फिर से आप लोग ध्यान दो जिससे आपको समझ में आ जाए, ये मिलता है फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बीच में, मतलब फार इंफ्रारेड में ही मिलता है ये चीज़, सिंपल चीज़ आप कर दो, फार इंफ्रारेड के बीच में ही मिलता है। ठीक, समझ में आ? चलो, फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बीच में, जिसकी जो वैल्यू होती है 10⁴ टू 10⁻² माइक्रोन, इसके बीच में वेरी करती है। सेकेंड अगर हम बात कर लें, सेकेंड ये किसके बीच में मिलता है, ये हमारा मिड इंफ्रारेड के बीच में मिलता है, मिड इंफ्रारेड के बीच में मिलता है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻² माइक्रोन टू 1 माइक्रोन के बीच में। एंड फाइनली जो थर्ड हमारा आता है, थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट जो आता है, जो कि हमारा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ये हमारा मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किसके बीच में मिलता है, बताओ जल्दी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किसके बीच में मिलता है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन और विजिबल के बीच में मिलता है, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन के बीच में मिलता है, जिसकी वैल्यू जो होती है 1 माइक्रोन टू 0.1 माइक्रोन के बीच में होती है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? क्लियर होता है? चलिए, बात एकदम क्लियर है ना। तो आगे बढ़ने से पहले आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। कल का जो हमारा टॉपिक होगा इसके आगे हम पढ़ेंगे, कल का टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे और लाइव क्लास तुरंत पता चलती रहे कि कब आपकी लाइव क्लास आ गई, आधे घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर अभी तक जितने भी लोग हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जो कि हमारा यूनियन क्लासेस है, यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, आपको लिंक की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, यूनियन क्लासेस, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हर एक छोटे और बहुत अच्छे कंटेंट आपको मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं। उसको देखने से आपका माइंड बढ़ेगा, क्योंकि वो छोटी चीजें आप जनरली नहीं ध्यान देते हो, लेकिन वीडियो देखने से आप वो चीजें ध्यान दोगे और समझ में भी आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो फटाफट से आप लोग जाकर वो भी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी नॉलेज और भी ज्यादा इंप्रूव हो सके। यहां पर हम लोग तो डीपली नॉलेज बात करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा बड़ी चीजें हम बात करते हैं, वहां पर शॉर्ट चीजें जो कि आप मिस कर जाते हो, वो चीजें हम बात करने वाले हैं। तो जाइए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।